हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर कवर करवाया था काई स्क्वायर टेस्ट, और उसी चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स हमारे जो है इस सब्जेक्ट के 4 चैप्टर जो हैं कवर हो चुके हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैं उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर हम आज कवर करेंगे वो है हमारा एफ टेस्ट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर एनालिसिस ऑफ एनोवा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को जो है कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एनोवा का। सेकंड, एनोवा क्या होता है उसका मतलब डिस्कस करेंगे हम इसमें। एंड थर्ड, अजम्पशंस कवर करेंगे, और यूटिलिटी एंड यूजेस इसके बारे में हम इसमें कवर करेंगे, और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर एनालिसिस ऑफ एनोवा, ठीक है, वो हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। 1 वे क्लासिफिकेशन या फिर 1 वे एनोवा, और 2 वे क्लासिफिकेशन या फिर 2 वे एनोवा। तो 1 वे क्लासिफिकेशन में हम इसमें डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे और कोडिंग मेथड पढ़ेंगे। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपको इस वीडियो में क्या क्या कवर करवाया जाएगा, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे इसमें। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एनोवा है, एनोवा सांख्यिकीय विश्लेषण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि जो एनोवा है वो हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जितने भी टूल्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एनोवा है उसको जो प्रतिपादन उसका किया था, ठीक है, किसने उसको बनाया था, किसने उसको लॉन्च किया था, सर R.A. फिशर ने। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एफ टेस्ट क्यों है, ठीक है, लेसन के नाम में। थर्ड इसमें क्या है पॉइंट कि जो हमारा एनोवा है, एनोवा का यूज़ पहले हम करते थे कृषि अनुसंधानों में। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो एनोवा है उसका यूज़ पहले किया जाता था कृषि अनुसंधानों में, एग्रीकल्चर में। एंड आज के टाइम में इसका यूज़ किया जा रहा है प्राकृतिक, सामाजिक और भौतिक विज्ञान। कि जो हमारा एनोवा है, एनोवा का यूज़ 3 या 3 से ज़्यादा पॉपुलेशंस में डिफरेंस चेक करने के लिए किया जाता है, और वो डिफरेंस सार्थक है या नहीं ये चेक करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि एनोवा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो बीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, उन बीजों का अलग अलग प्लांटों पर, अलग अलग ज़मीन पर उन बीजों का यूज़ करने से जो उनकी उपज होगी, मतलब कि जो भी फसल होगी, क्या उनमें आपस में कोई डिफरेंस होगा उनमें या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए एनोवा का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आपको मीनिंग दिया गया है एनोवा का या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो चलिए देख लेते हैं ये भी। हाँ जी, तो एनोवा क्या है, इसमें एनोवा का मतलब क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा। ठीक है, जो भी डाटा का ग्रुप्स है, अलग अलग टाइप का डाटा है हमारे पास, तो उनका जो ग्रुप बना उसमें जो भी डिफरेंसेस हैं उनको इसमें टेस्ट किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, जिससे कि उन ग्रुप्स की होमोजेनिटी का पता लगाया जा सके। अब होमोजेनिटी क्या होती है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही कवर करवाया था, तो मैं आपको फिर से एक बार बता क्या है कि जो होमोजेनिटी है उसका मतलब क्या है कि इसमें हम ये चेक करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल क्या एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं या फिर एक जैसे फीचर्स वाले अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। तो बेसिकली यही होता है हमारे पास एनोवा। उसके बाद आगे इसमें अजम्पशंस दी गई हैं एनोवा की, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है
सैंपल्स जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो सैंपल्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि सैंपल्स रैंडम होने चाहिए। एंड फोर्थ इसमें पॉइंट क्या है, अडक्टिविटी संयोजकता। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया था। इसका मतलब क्या होता है अडक्टिविटी का, इसका मतलब होता है कि अलग अलग वेरिएंसेस, डिफरेंट वेरिएंसेस का टोटल वेरिएंसेस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या बोला कि विभिन्न जो भी अलग अलग वेरिएंसेस हैं उनका जो जोड़ है वो टोटल वेरिएंसेस के इक्वल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन जिनसे सैंपल्स लिए गए हैं उनका वेरिएंसेस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसकी अजम्पशंस। उसके बाद एनोवा के यूजेस और यूटिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अनेक सैंपल्स के मीन्स के डिफरेंसेस की सार्थकता की जांच करने में, मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एनोवा का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग अलग जो सैंपल्स होते हैं उनके मीन्स के डिफरेंस की जांच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि उन मीन्स में जो डिफरेंस है वो सही है या नहीं, वो सार्थक है या नहीं। सेकंड क्या है, टू वे क्लासिफिकेशन में होमोजेनिटी का अध्ययन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड थर्ड क्या है, बहुगुणी सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच करने के लिए करते हैं। एंड फोर्थ, रिग्रेशन की रेखीय प्रकृति की जांच करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, अलग अलग सैंपल्स के वेरिएंसेस के डिफरेंसेस की सार्थकता की जांच करने के लिए हम एनोवा का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक, हमारा लास्ट जो इसमें टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर एनालिसिस ऑफ एनोवा। तो यहाँ पे टेक्निक्स में आपको दो टेक्निक्स दी गई हैं, वन वे क्लासिफिकेशन एंड टू वे क्लासिफिकेशन। और आप इसको बोल सकते हो वन वे एनोवा या फिर टू वे एनोवा, ठीक है। तो ये भी आप इनको बोल सकते हो। तो वन वे क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो एक एक करके चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है इसमें हमारा वन वे क्लासिफिकेशन या फिर वन वे एनोवा। तो इसमें क्या होता है, जो वन वे क्लासिफिकेशन है या फिर वन वे एनोवा है उसमें सारे डाटा का क्लासिफिकेशन जो है वो एक ही फैक्टर के बेस पर किया जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो वन वे क्लासिफिकेशन है उसमें सारे डाटा का जितना भी उसमें डाटा है उसका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है उसकी, वो एक ही फैक्टर के बेस पर की जाती है। उसके बाद मेथड्स है इसमें, फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में आपको यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस सेट करनी होगी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस आपको सेट करनी होगी, मींस कि जिन पॉपुलेशन से आपने सैंपल्स को कलेक्ट किया है उनका समानांतर जो माध्य है, जो अर्थमेटिक मीन है उनका, वो इक्वल है और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये मानकर आप अपनी नल हाइपोथेसिस को सेट करोगे। सेकंड पॉइंट क्या है प्रोसेस में, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, ठीक है, कि सैंपल्स के बीच में वेरिएंस की जो है हम वेरिएंस को चेक करेंगे, डिफरेंसेस को चेक करेंगे। तो उसमें कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको प्रोसेस दी गई है। वेरिएंस के कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट डिफरेंट सैंपल्स मीन्स, जो अलग अलग सैंपल्स हैं उनके मीन्स को जो है आपको फाइंड करना होगा। एंड उसके बाद आपको कंबाइंड मीन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। देन उसके बाद आप क्या करोगे, मीन और कंबाइंड मीन के डाइवेशंस को कैलकुलेट करोगे। उसके बाद डाइवेशंस का आप जो है स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिया गया है इसका। उसके बाद आप क्या करोगे, डेविएशंस के स्क्वायर्स का टोटल करोगे उसको, और टोटल्स को सैंपल से रिलेटेड जो हमारी के है ये यहाँ पे, ठीक है, सैंपल से रिलेटेड जो संख्या है के है उसमें से उसको माइनस करके जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उससे आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूले देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब क्या क्या है। तो MSB इक्वल किसके है, मीन स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स। SSB इक्वल किसके है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स एंड सैंपल्स। K इक्वल किसके है, नंबर ऑफ ग्रुप्स के। एंड N किसके इक्वल है, नंबर ऑफ केसेस कंबाइंड अक्रॉस ऑल ग्रुप्स। तो ये यहाँ पे
सबसे पहले मैंने आपको बताया नल हाइपोथेसिस आप सेट करोगे, उसके बाद वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स ये आप कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे 5 जो स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वेरिएंस विद इन सैंपल्स, सैंपल्स के अकॉर्डिंग वेरिएंस को जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला इसका दिया गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, वेरिएंस एनालिसिस को जो भी टेबल में वैल्यू है, ठीक है, उसमें आप रिज़ल्ट को जो है रखोगे। उसके बाद जो भी आपने कैलकुलेट की है वैल्यू, उस वैल्यू को आप टेबल वैल्यू से कंपेयर करोगे और कंपेयर करके अगर आपकी एफ़ की जो वैल्यू है, ठीक है, एफ़ की वैल्यू मतलब कि जो आपने कैलकुलेट की है वैल्यू, तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। बट अगर आपकी एफ़ की वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो अब इसमें क्या है, तो शॉर्टकट मेथड क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो है हमें टाइम ज़्यादा लगता था और कैलकुलेशंस भी इसमें ज़्यादा थी, तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड का जो है यूज़ किया जाता है। अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगी कैलकुलेशन की, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा, सैम्पल यूनिट्स का जो भी टोटल है और जो स्क्वेयर्स हैं उनके स्क्वेयर्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, यहाँ पे दिया गया है इसका फॉर्मूला। उसके बाद जो स्क्वेयर्स हैं उनका जो टोटल है उसको कैलकुलेट करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि सैंपल्स के बीच में स्क्वेयर्स का जो टोटल है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। थर्ड पॉइंट क्या था कि स्क्वेयर्स का टोटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सैंपल्स के बीच स्क्वेयर्स का टोटल कैलकुलेट करेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सैंपल्स के अकॉर्डिंग स्क्वेयर्स का टोटल वो कैलकुलेट करेंगे। एंड सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा, वेरिएंस एनालिसिस टेबल में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल में हम अपनी वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है, दोनों की कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद अपनी नल हाइपोथेसिस को हम या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स थर्ड मेथड है कोडिंग मेथड। तो अब इसमें क्या है, हाँ जी, तो जो हमारे कोडिंग मेथड है, जब मूल आंकड़े बड़ी संख्याओं में होते हैं तब शॉर्टकट मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहने मतलब क्या है कि जब जो वैल्यूज़ है हमारी, जो डाटा है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे शॉर्टकट मेथड भी काम नहीं आता, उस टाइम पे काम आएगा कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड में बेसिकली जो कोडिंग मेथड है वो शॉर्टकट मेथड की कैलकुलेशंस को और इजी बनाता है, ठीक है। और कोडिंग मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि कोडिंग जो मेथड है, कोडिंग से मतलब क्या है, कोडिंग का मतलब है कि सभी सैंपल्स के सभी वैल्यूज़ में से किसी कॉमन फैक्टर को जोड़ने, घटाने या गुना या भाग करने से है। तो कोडिंग क्या होता है, कोडिंग का मतलब कि जो भी सैंपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, सैंपल्स हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ में से किसी एक कॉमन फैक्टर को जोड़ने या घटाने या गुना करने या भाग करने, डिवाइड करने से इसका मतलब है, ठीक है, कोडिंग का। उसके बाद फोर्थ क्या है कि इस मेथड के यूज़ से जो डाटा है हमारा वो छोटा हो जाता है और इससे कैलकुलेशंस भी जो है वो कैलकुलेशन जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है, ठीक है। और बाकी की जो प्रोसेस है वो शॉर्टकट मेथड की तरह ही रहती है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताई थी, ठीक है। हाँ जी, तो जो शॉर्टकट मेथड की प्रोसेस है वही इसकी प्रोसेस रहेगी, काफ़ी हद तक सेम ही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें जो हमारा क्या है टॉपिक, टू वे क्लासिफिकेशंस। वन वे एनोवा हमने पढ़ लिया, अब टू वे एनोवा या फिर टू वे क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो टू वे क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है दो फैक्टर्स के बेस पर, ठीक है। जैसे कि वन वे जो एनोवा था उसमें हम डाटा को क्लासीफाई कर रहे थे एक फैक्टर के बेस पर, और टू वे में हम करेंगे दो फैक्टर के बेस पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल एक दिया गया है कि एक फैक्ट्री में जो भी यूनिट्स को बनाई जा रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स बनाई जा रही है एक फैक्ट्री में, उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी लेबर्स या फिर वर्कर्स, ठीक है, और मशीनों के बेस पर कर रहे हैं। तो अगर दो फैक्टर के बेस पर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा टू वे क्लासिफिकेशन होगा, टू वे एनोवा होगा। उसके बाद इसकी प्रोसेस हमें दी गई है,
तो सबसे पहले कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए जो है कोडिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है अभी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि करेक्शन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है, TSS को कैलकुलेट किया जाता है। TSS का मतलब क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। उसके बाद SSC को कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स। एंड उसके बाद SSR को कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज। एंड नेक्स्ट इसमें अवशिष्ट जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसका टोटल जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एंड सेवन्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करते थे। और वेरिएंस एनालिसिस, उसके बाद जो भी हमें कैलकुलेटेड वैल्यू होगी हम उसको जो है टेबल वैल्यू में चेक करेंगे, ठीक है। और टेबल वैल्यू में चेक करके हम अपनी हाइपोथेसिस को उसी के बेस पर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऊपर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज इसी चैप्टर के साथ हमारे स्टूडेंट्स 5 चैप्टर जो है कवर हो चुके हैं। आगे जो हमारा 6 चैप्टर होगा वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।